कि दक्षिण भारत में कुछ मुस्लिम राज्य हुआ करते थे। दक्षिण भारत में कुछ मुस्लिम राज्य हुआ करते थे। जैसे यहां गोलकुंडा है आंध्रा में। आंध्रा में एक राज्य है गोलकुंडा। आंध्रा में एक राज्य है गोलकुंडा, ठीक है। कर्नाटक में एक राज्य है बीजापुर। यहां पर था बीजापुर। बीजापुर था कर्नाटक में, ठीक है। और यहां महाराष्ट्र में एक राज्य था जिसको हम कहते हैं अहमदनगर। जिसको हम कहते हैं अहमदनगर। जिसको हम कहते हैं अहमदनगर। ये दक्षिण भारत के राज्य हुआ करते थे। ध्यान देना, गोलकुंडा हो गया, बीजापुर हो गया और अहमदनगर हो गया। ये राज्य पहले दक्षिण भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बहमनी। जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में पहले दो ही राज्य थे, एक हिंदुओं का विजयनगर, एक मुसलमानों का बहमनी। और इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। बाद में क्या हुआ कि जो बहमनी साम्राज्य है उसका पतन हो गया। क्या हो गया? उसका पतन हो गया। और पतन होने के बाद, ध्यान से सुनिए, एक कथा है। बहमनी साम्राज्य के पतन होने के बाद उसके जगह पर कई छोटे छोटे राज्य उभर कर आ गए। उनमें से एक गोलकुंडा हो गया, उनमें से दूसरा बीजापुर हो गया, उनमें से तीसरा अहमदनगर हो गया। और दो राज्य थे, उसमें एक का नाम था बरार। एक का नाम था क्या? बरार। एक का नाम था बरार हो गया। बरार। और एक था बीदर। और एक था बीदर। ध्यान देना बच्चों, जब आप मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहां इतना आपको जानना है कि बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत में एक मुस्लिम राज्य हुआ करता था, उसका जब पतन हुआ तो उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। एक गोलकुंडा, दूसरा बीजापुर, तीसरा अहमदनगर, चौथा बरार, पांचवा बीदर। अब देखिए, लेकिन जो विजयनगर था वह अभी टूटा नहीं था, वह अभी बिखरा नहीं था, वह एक था। तो इन पांचों राज्यों में और विजयनगर में हमेशा लड़ाई हुआ करता था। 1565 की बात है। 1565 की बात है कि दक्षिण भारत के इन मुस्लिम राज्यों के द्वारा, दक्षिण भारत के इन मुस्लिम राज्यों के द्वारा आपस में एक अलायंस बनाया गया। आपस में एक अलायंस बनाया गया अगेंस्ट विजयनगर, विजयनगर के विरुद्ध 1565 में। और इसके बाद यहां पर एक लड़ाई होती है जिसका नाम है तालीकोटा। जिसका नाम है तालीकोटा। जिसका नाम है तालीकोटा। और इस लड़ाई में विजयनगर पूरी तरह से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है।
उजड़ जाता है, क्योंकि इन राज्यों ने मिलकर के विजयनगर को बुरी तरह से पराजित कर दिया। और उसके बाद तालिकोटा के वॉर के बाद विजयनगर कभी उठ नहीं पाया, कभी उठ नहीं पाया। वह धीरे धीरे बिखरने लगा और उसके जगह पर छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे। उन्हीं में से एक था मैसूर का राज्य, उन्हीं में से एक था मैसूर का राज्य, जहां पर वाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ, जहां पर वाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। कल यहां तक हमने आपको बता दिया था और आज हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे कि 1730 के आसपास मैसूर का शासक था, उसका नाम था चिक कृष्णराज। ये मैसूर का राजा था। चिक कृष्णराज ये मैसूर का राजा था, ठीक है? कब? 1730 के आसपास। लेकिन यह जो राजा है चिक कृष्णराज, यह कमजोर राजा है। इसके पास शासन अथवा प्रशासन अथवा सैन्य क्षमता का अभाव है। यह व्यक्ति एक बेहतर प्रशासक नहीं था और न ही एक बेहतर सेना नायक था। न तो सेना की क्षमता थी इसके अंदर, न तो शासन प्रशासन करने की क्षमता थी। और जिसका परिणाम हुआ कि राजा की समस्त शक्तियों को दो मंत्रियों ने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। उसमें एक का नाम है देवराज और दूसरा का नाम है नंजराज। एक का नाम है देवराज और दूसरा का नाम है नंजराज। यही दोनों मंत्री हैं जिन्होंने मैसूर का शासक चिक कृष्णराज के समस्त शक्तियों को अपने हाथों में ले लिया था, अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था, ठीक है? ये पॉइंट आपका समाप्त हो गया। अब मैं लेता हूं दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूरी कहानी को हम अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट था, यदि आपने हेडिंग नहीं लिखा होगा तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट था कि दक्षिण में मैसूर राज्य का उदय। मेरा पहला पॉइंट था कि दक्षिण में मैसूर राज्य का उदय, दक्षिण में मैसूर राज्य का उदय, ठीक है? दक्षिण में मैसूर राज्य का उदय।
का उदय, यह हम लोग का पहला पॉइंट था और यह पॉइंट समाप्त हो गया। अब मैं अगला पॉइंट लेने जा रहा हूं। अब हम लोग अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है बच्चों कि मैसूर राज्य में हैदर का उदय। मैसूर राज्य में हैदर का उदय, हैदर का उदय, ये हम लोग का दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने कुछ लिखा है, यहां पर हमने कुछ लिखा है और हमने ये लिखा है कि हैदर एक घुड़सवार सैनिक से सुल्तान तक, हैदर एक घुड़सवार सैनिक से सुल्तान तक, यानी हैदर किस तरह से मैसूर राज्य में प्रवेश करता है और इसके बाद वह कैसे मैसूर का सुल्तान बनता है, इस पॉइंट में हम इस पूरे कहानी को बताएंगे। तो हेडिंग डालिए हैदर, हेडिंग डालिए मैसूर राज्य में हैदर का उदय, मैसूर राज्य में हैदर का उदय। उसके नीचे एक तीर बनाइए, तीर का निशान लगाइए और उसके नीचे लिखिए एक घुड़सवार सैनिक से सुल्तान तक, एक घुड़सवार सैनिक से सुल्तान तक, एक घुड़सवार सैनिक से सुल्तान तक। ठीक है, आपने लिख लिया, हो गया। अब चलिए आवाज आ रही है क्लियरली बच्चों? आवाज आ रही है प्रॉपरली? आवाज आ रही है? ठीक है, और कोई? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पवन पांडे, ओके ओके, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट, हेडिंग में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हैदर का मैसूर राज्य में प्रवेश, हैदर का मैसूर राज्य में प्रवेश। बोर्ड भी देखते रहिएगा, बोर्ड भी देखते रहिएगा। हैदर का मैसूर राज्य में प्रवेश, मैसूर राज्य में प्रवेश 1740 में, 1740 में, 1740 में एक सामान्य घुड़सवार सैनिक के रूप में होता है, एक सामान्य घुड़सवार सैनिक के रूप में होता है। नीचे लिखिए हैदर बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, हैदर बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें जन्मजात
सैन्य प्रतिभा थी, सैन्य प्रतिभा थी। हैदर वॉज नॉट लिटरेट दो, हैदर बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें जन्मजात इनबॉर्न सैन्य प्रतिभा थी। तथा तथा वह एक बेहतर प्रशासक, एक बेहतर प्रशासक, एक जागरूक कूटनीतिक, एक जागरूक कूटनीतिक, एक जागरूक कूटनीतिक तथा एक बेहतर सामरिक समझ रखने वाला व्यक्ति था, रखने वाला व्यक्ति था, रखने वाला व्यक्ति था। हैदर बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसमें जन्मजात सैन्य प्रतिभा थी तथा वह एक बेहतर प्रशासक, जागरूक कूटनीतिक और बेहतर सामरिक समझ रखने वाला व्यक्ति था, रखने वाला व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप लिखिएगा, परिणाम स्वरूप 1749 में, परिणाम स्वरूप 1749 में, 1749 में हैदर मैसूर की सेना में, मैसूर की सेना में एक उच्च अधिकारी बन गया। मैसूर की सेना में एक उच्च अधिकारी बन गया, एक उच्च अधिकारी बन गया। इसके बाद हैदर, इसके बाद हैदर डिंडीगुल, 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 डिंडीगुल का फौजदार बन गया, फौजदार बन गया। इसके बाद हैदर डिंडीगुल का फौजदार बन गया, फौजदार बन गया। क्लोज कर दीजिए, इस पॉइंट को क्लोज कर दीजिए। अब दूसरा पॉइंट उठा लीजिए, इसको क्लोज करना है और नेक्स्ट पॉइंट उठाना है। लिखिए, लिखिए, इस समय दक्षिण भारत में, इस समय दक्षिण भारत में राजनीतिक परिदृश्य, इस समय दक्षिण भारत में राजनीतिक परिदृश्य जटिल होता जा रहा था, जटिल होता जा रहा था, जटिल होता जा रहा था। एक मैप बनाइए, एक मैप। मराठा,
मैसूर, त्रावणकोर, कर्नाटक, निजाम, ठीक है। बंगाल इत्यादि, ठीक है। मैप बना करके इन सबको लोकेट कर देना है, मैप बना करके इन राज्यों को डिस्प्ले करना है, प्रदर्शित करना है। यहां मराठे हो गए, ये मैसूर हो गया, ये केरल में त्रावणकोर हो गया, त्रावणकोर, यहां कर्नाटक का नवाब हो गया, ये हैदराबाद निजाम हो गया, ठीक है। और यहां पर है फोर्ट सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इंग्लिश, अंग्रेजों का, ब्रिटिश, ठीक है। अब आगे लिखिए, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के स्थानीय शासक, दक्षिण भारत के स्थानीय शासक अपने अपने क्षेत्रों का, अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे, अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे। ऐसे में मैसूर राज्य की सुरक्षा के लिए, ऐसे में मैसूर राज्य की सुरक्षा के लिए, ऐसे में मैसूर राज्य की सुरक्षा के लिए वहां के शासक को, वहां के शासक को मजबूत होना आवश्यक था, वहां के शासक को मजबूत होना अति आवश्यक था। और इसी पृष्ठभूमि में, और इसी पृष्ठभूमि में, और इसी पृष्ठभूमि में हैदर अली ने, हैदर अली ने मैसूर के शासक, मैसूर के शासक तथा वहां के मंत्रियों को, वहां के मंत्रियों को निष्क्रिय बनाकर, मैसूर के शासक तथा वहां के मंत्रियों को निष्क्रिय बनाकर शासन का बागडोर, शासन का बागडोर अपने हाथों में ले लिया, शासन का बागडोर अपने हाथों में ले लिया। और वह बोर्ड देखिए, बोर्ड, और वह 1761 में, और वह 1761 में अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया, अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया, मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। ये पॉइंट भी समाप्त हो गया, ये पॉइंट भी समाप्त हो गया। अब आप लिखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा होगा या चौथा होगा, जो भी होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा या चौथा होगा, देख लीजिए आप।
ठीक है। इसके बाद अब अगला पॉइंट डालिए, अगला पॉइंट, हैदर मैसूर के, हैदर मैसूर के सुल्तान के रूप में, हैदर मैसूर के सुल्तान के रूप में, सुल्तान के रूप में, हैदर मैसूर के सुल्तान के रूप में लिखिए। हैदर इस बात को जानता था, हैदर को पूर्ण विश्वास था, हैदर को पूर्ण विश्वास था कि मजबूत मैसूर ही, मजबूत मैसूर ही अपनी संप्रभुता को, अपनी संप्रभुता को सुरक्षित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। हैदर को पूर्ण विश्वास था कि मजबूत मैसूर ही अपनी संप्रभुता को सुरक्षित कर सकता है, और इसके लिए जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सैन्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, को बेहतर बनाया जाए, को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था, प्रशासन तथा सैन्य व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में हैदर के द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए। इस संदर्भ में हैदर के द्वारा कई सकारात्मक कदम उठाए गए, कई सकारात्मक कदम उठाए गए। जैसे नंबर 1, पहला 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 हैदर अली के द्वारा, हैदर अली के द्वारा कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार आदि को, आदि को राजकीय संरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया गया, तथा प्रोत्साहन प्रदान किया गया। हैदर के द्वारा कृषि, शिल्प, उद्योग, व्यापार आदि को राजकीय संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान किया गया, तथा प्रोत्साहन प्रदान किया गया, ताकि राजकीय आय को, ताकि राजकीय आय को बढ़ाया जा सके, ताकि राजकीय आय को बढ़ाया जा सके, ताकि राजकीय आय को बढ़ाया जा सके, राजकीय आय को बढ़ाया जा सके। दूसरा, ये तो पहला कदम हो गया,
दूसरा कदम, हैदर ने फ्रांसीसी अधिकारियों के सहायता से, हैदर ने फ्रांसीसी अधिकारियों के सहायता से, फ्रांसीसी अधिकारियों के सहायता से, फ्रांसीसी अधिकारियों के सहायता से अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने का व्यवस्था किया, आधुनिक ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी व्यवस्था किया, तथा अपने राज्य में बेहतर हथियार बनाने के लिए, अपने राज्य में बेहतर शस्त्र बनाने के लिए, बेहतर शस्त्र का निर्माण करने के लिए एक कारखाना भी स्थापित करवाया, बेहतर शस्त्र का निर्माण करने के लिए एक कारखाना भी स्थापित करवाया, नंबर थ्री, प्रशासन के क्षेत्र में हैदर के द्वारा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया। नेक्स्ट, हैदर अली के द्वारा कुछ क्षेत्रीय सीमाओं का, हैदर अली के द्वारा मैसूर राज्य की सीमाओं में विस्तार भी किया गया, मैसूर राज्य की सीमाओं में विस्तार भी किया गया, जैसे मालाबार के क्षेत्र में, जैसे मालाबार के क्षेत्र में, अब आपको पैरा चेंज करना है, और इसके बाद लिखना है पानीपत में मराठों के हार के बाद, पानीपत के युद्ध में मराठों के हार के बाद दक्षिण भारत में उत्पन्न, पानीपत के युद्ध में मराठों के हार के बाद दक्षिण भारत में उत्पन्न राजनीतिक स्थिति से हैदर लाभ उठाना चाहता था,
लाभ उठाना चाहता था और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी रहा और इसमें वह कुछ हद तक सफल भी रहा इसमें वह कुछ हद तक सफल भी रहा। फुल स्टॉप। तो ये है बच्चों कि मैसूर राज्य का उद्भव कैसे हुआ। नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, हैदर अली का प्रवेश मैसूर राज्य में कैसे हुआ। नंबर 3 सवाल, हैदर अली एक सामान्य सैनिक से सुल्तान कैसे बन गया। नंबर 4 सवाल, सुल्तान बनने के बाद हैदर ने क्या किया। अब हम लेंगे नंबर 5वां सवाल। ठीक है। और 5वां सवाल मेरा होगा, थोड़ा सा वैचारिक होगा। जो 5वां सवाल होगा बच्चों वो थोड़ा सा वैचारिक होगा। ठीक है, वह वैचारिक होगा। 5वां सवाल मेरा है कि मैसूर के प्रति ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी की नीति, उद्देश्य क्या है। मैसूर के प्रति ब्रिटिश कंपनी की नीति तथा उद्देश्य क्या है। देखिए, और क्यों है, उद्देश्य क्या है और क्यों है। उद्देश्य क्या है और क्यों है। तो सबसे पहले हम लेते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है इसको लेंगे, और ये क्यों है इसको लेंगे, और फिर हम बताएंगे कैसे है इसको लेंगे। 3 सवाल का हम उत्तर देंगे यहां पर। नंबर 1, ब्रिटिश कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रिटिश कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 2, यह ऑब्जेक्टिव क्यों है। और नंबर 3, यह ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा। हाउ टू गेट, यह पूरा कैसे होगा। यहां पर 3 सवाल है। तो आइए तीनों सवालों को हम बारी बारी से संक्षेप में उत्तर आपको हम प्रदान करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का दक्षिण भारत में, विशेष तौर पर मैसूर में, उसका क्या उद्देश्य है। आप बताइए, चलिए आप बताइए, कुछ हम भी थोड़ा सुन लें। आप बताइए जल्दी से बच्चों, प्लीज राइट योर आंसर। ब्रिटिश कंपनी का दक्षिण भारत में, विशेष रूप से मैसूर में क्या उद्देश्य है। ज्योति जरा तुम बताओ इसका उत्तर। मसाले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन बताया। पूजा ने बताया, अमन कुमार ने बताया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारा उत्तर है भाई।
आप लोग का दिमाग बहुत तेज काम करता है। सुप्रीमेसी तो ठीक ही है, ठीक है। ज्योति ने भी कहा मसाले, मोहित ने कहा मालाबार, वेरी गुड। जुबैर ने कहा मालाबार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी फाइन, बहुत बढ़िया। तब तो ये हो ही गया, आपने बता ही दिया, तो फिर आप लिख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वही चीज मैं भी बोलूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप परीक्षा में लिखेंगे तो कोशिश करना है आपको कि अपनी बातों को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए आप मैप का सहारा, आप डायग्राम का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो आंसर होता है वह बहुत ही स्पष्ट हो जाता है, उसमें थोड़ा भी डाउट या संदेह नहीं होता है, और इसका एक अच्छा मैसेज भी जाता है। मैसेज ये जाता है कि सामने वाला समझ लेता है कि बच्चा समझा है, और तभी वह उस बात को मैप के माध्यम से डिस्प्ले कर रहा है। क्योंकि जो आदमी समझेगा नहीं, वह किसी मानचित्र के माध्यम से अपनी बातों को डिस्प्ले कैसे करेगा। सो ऑलवेज मेक मैप, इसलिए हमेशा मैप, डायग्राम का सहारा लेना है। इस बात को हमेशा के लिए याद कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो एरिया है बच्चों, ये एरिया जो है मराठों का है, मराठों का एरिया है, और इस एरिया में होता है कॉटन। इस एरिया में क्या होता है? कॉटन होता है, कपास। यानी जो मराठे हैं वे कपास के बेल्ट पर बैठे हुए हैं, ये कपास के क्षेत्र पर बैठे हुए हैं। इनका भी नंबर आएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में आएगा। जो ये एरिया है, ये एरिया, यह एरिया जो है स्पाइस, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मसालों के लिए प्रसिद्ध एरिया है, मालाबार है। ये मालाबार का एरिया है। जो ये एरिया था, ये कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यानी ये एरिया कोरोमंडल का है, कोरोमंडल का है, ध्यान देना, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और जो ये एरिया है, और जो ये एरिया है बंगाल वाला, यहां से मिल गया रेशम, यहां से मिल गया कॉटन, कॉटन, यहां से मिल गया नील, यहां से मिल गया चीनी, यहां से मिल गया अनाज, ठीक है, ये सब मिल गया यहां से। अब इस पर उनका ध्यान है, अंग्रेजों का ध्यान अब यहां पर है, कॉटन, महाराष्ट्र पर और मालाबार पर। अंग्रेजों ने कहा कि जो कॉटन का एरिया है और जो मसालों का एरिया है, यहां पर दो सबसे मजबूत पावर है। समझिए बात को, इन दोनों क्षेत्रों पर दो मजबूत राज्यों का कब्जा है। ये मराठे दक्षिण भारत के सबसे प्रबल शक्ति हैं, और उनके नीचे है मैसूर, जहां पर टीपू और हैदर जैसे शासक हैं। और टीपू हैदर भी साधारण शासक और नहीं है, वो सिराज नहीं है, मिर्जाफर नहीं है, वे मीर कासिम भी नहीं है, शाह आलम सेकंड भी नहीं है, और
अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी नहीं है, कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन भी नहीं है, और हैदराबाद का निजाम मुजफ्फर जंग भी नहीं। ये दोनों लोहा है, लोहा, आयरन है, आयरन। इधर मराठे आयरन है, इधर हैदर आयरन है। इनको डिफीट करना नॉट इजी, आसान नहीं है। ध्यान लगाकर सुनना। अब देखो, तो मेरा पहला प्रश्न था कि जब ब्रिटिश कंपनी ने मैसूर के साथ संघर्ष की शुरुआत की तो आखिर क्यों की? भाई कंपनी व्यापारी थी, शी वॉज ट्रेडिंग, व्यापार कर रही थी, फिर उसने मैसूर के साथ वॉर क्यों कर लिया? उसका वजह था जो आपने बताया। ब्रिटिश कंपनी was desiring to control मालाबार to get spices। ब्रिटिश कंपनी जो है वह मालाबार को कंट्रोल करना चाहती थी। क्यों? टू गेट स्पाइसेस, ताकि उन्हें मसाला प्राप्त हो जाए। और ये कब होगा? ये तब होगा कि वी हैव टू रिप्लेस मैसूर, जब हमें यहां से मैसूर को क्या पुश करना होगा, भगाना होगा, हटाना होगा, विस्थापित करना होगा, तब मालाबार हमारे कब्जे में आएगा। विदाउट रिप्लेसिंग मैसूर वी आर नॉट सपोज टू कंट्रोल मालाबार टू गेट स्पाइसेज। बिना मैसूर को यहां से बर्बाद किए हुए, बिना हैदर को तबाह किए हुए, बिना टीपू को तबाह किए हुए मैसूर हमारे मुट्ठी में इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता है। सो वी वांट ए वॉर अगेंस्ट मैसूर, और इसलिए हम मैसूर के साथ लड़ाई करना चाहते हैं ताकि मालाबार मिल जाए, और मालाबार मिल जाएगा तो मसाला भी मिल जाएगा। ये उनका ऑब्जेक्टिव है, एकदम सरल भाषा में। तो आप समझ गए होंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब आइए, अब दूसरा है, अब दूसरा ये है बच्चों कि भाई आप ये बताओ कि आप मैसूर से क्यों करना चाहते हो, करना चाहते हो? इसका उत्तर तो आपको मिल गया कि हम मसाला लेना चाहते हैं। लेकिन इस क्यों में और भी कई बातें हैं। एक तो मसाला हो गया कि हम मैसूर से इसलिए वॉर करना चाहते हैं क्योंकि हम मालाबार पर कब्जा करना चाहते हैं। मैसूर से इसलिए वॉर करना चाहते हैं क्योंकि हम मालाबार पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हमें मसाले मिल जाए। तो अगला सवाल है कि आखिर आपको मैसूर से डर नहीं लगता है क्या? आपको मैसूर से डर नहीं लगता है? समझिए बातों। आप इतना उतावला क्यों है भाई? आप इतना परेशान क्यों है कि बार बार वार करना, बार बार वार करना, बार बार वार करना? समझिए बात को, मैं बहुत गहरी बातों को बता रहा हूं। आखिर आप बिना वजह एक दूसरे संघर्ष में क्यों पड़ना चाहते हैं? आ बैल मार एक कहावत है, आप क्यों करना चाहते हैं? आप में तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्साह भरा हुआ है, लगता है आज ही मैसूर के साथ वार कर लेना है। अरे भाई, इतना ज्यादा उत्साह के पीछे कारण क्या है?
चलिए आप बताइए उजाला मिश्रा, मैं सबसे सवाल करता हूं, मेरी सवाल को सुन लीजिए एंड देन रिप्लाई। मेरा सवाल यह है कि ब्रिटिश कंपनी, सुन लीजिए पहले, ब्रिटिश कंपनी मैसूर के साथ वार करने के लिए इतना अधिक उत्साहित क्यों है? जल्दी से बोलिए। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बंगाल, अजीत ने कहा बंगाल विजय। बहुत सुंदर, बंगाल विजय। नीतीश ने कहा बंगाल विजय। अजीत ने भी कहा बंगाल विजय। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, आरती ने कहा बंगाल विजय और उससे प्राप्त धन। बहुत बढ़िया। सुनील ने कहा परिस्थिति कंपनी के अनुकूल थी, यह भी एक पॉइंट है। सुनील कुमार ने कहा कि सर परिस्थिति भी एक कारण थी, उनका भी एक पॉइंट अच्छा पॉइंट है, उसको हम जोड़ेंगे, उसको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है सुनील, यू आर राइट, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया कि वह भी एक कारण था। अब सुनिए मेरी बात को, देखिए और ध्यान लगा करके देखिए, आपको दोनों काम करना है, आपको लिखना भी है और सुनना भी है। कारण कि मान लीजिए अभी हम समझा रहे हैं, बाद में होता यह है बच्चों कि भूल जाता है। जब भूल जाता है तो फिर पता लगा कि उस समय तो फिर आपको कौन बताएगा। तो इसलिए हम लोग जो भी छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं, आप लोग लिख लिया करिए, उसे तुरंत लिख लिया करिए। उससे फायदा क्या होगा कि बाद में काम में आएगा। नहीं तो मान लो अभी हमने बताया, आपने सुन भी लिया, आपको लगता है सब मुझे याद हो गया, और याद हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई इंसान भूलता भी है, बाद में भूल जाएंगे तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए लिखा करिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले काम करिए, एक मैप बनाइए, एक और मैप बनाइए, थोड़ा सा साफ, चूंकि थोड़ा सा ये बहुत साफ नहीं है, हम इधर बनाते हैं। देखिए
समझिए, पहली बात यह है, पहला पॉइंट कि पलासी और बक्सर के बाद, आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट होगा उसका कि मैसूर के साथ ब्रिटिश कंपनी वॉर क्यों करना चाहती है। उसका उत्तर हो गया मालाबार मसाला। दूसरा प्रश्न है कि मैसूर के साथ ब्रिटिश कंपनी वार करने के लिए उत्साहित क्यों है, इतना अधिक उत्साहित क्यों है, इसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूं। पहला लिखिए, पलासी और बक्सर के बाद, पलासी और बक्सर के बाद बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत, बंगाल के धन और उसका समुद्र, ऐसे लिखिए, पलासी और बक्सर के बाद बंगाल का समुद्र और उसका धन, बंगाल का समुद्र और उसका धन ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था, ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था। बंगाल का समुद्र और उसका धन ब्रिटिश कंपनी के हाथों में था। दूसरा लिखिए, दूसरा 1760 के वांडीवास के युद्ध के बाद, 1760 के वांडीवास के युद्ध के बाद, 1760 के वांडीवास के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी को 3 लाभ हुआ, ब्रिटिश कंपनी को 3 लाभ हुआ, ब्रिटिश कंपनी को 3 लाभ हुआ। पहला भारत से साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाली, भारत से साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाली, भारत से साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाली फ्रेंच कंपनी के प्रभाव, भारत से साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाली फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव समाप्त हो गया, फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव समाप्त हो गया, फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा, कर्नाटक का क्षेत्र और वहां का नवाब, कर्नाटक का क्षेत्र एवं वहां का नवाब भी ब्रिटिश कंपनी के प्रभाव में आ गया, ब्रिटिश कंपनी के प्रभाव में आ गया, ब्रिटिश कंपनी के प्रभाव में आ गया। नंबर 3, हैदराबाद के निजाम के साथ भी, हैदराबाद के निजाम के साथ भी ब्रिटिश कंपनी का संबंध स्थापित हो गया, हैदराबाद के निजाम के साथ भी ब्रिटिश कंपनी का संबंध स्थापित हो गया। दो पॉइंट हो गया बच्चों, 2 पॉइंट कि कंपनी इतना उत्साहित क्यों है। अब इसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा लिखिए,
तीसरा लिखिए 1761 में 1761 में पानीपत के हार में, पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में मराठों के पराजय के बाद, मराठों के पराजय के बाद, मराठों के पराजय के बाद दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी, ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के विस्तार के लिए, के विस्तार के लिए स्थितियां, के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी थी। जैसा कि सुनील कुमार ने बताया, अच्छा बताया, अनुकूल हो चुकी थी। ब्रिटिश कंपनी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी थी, अनुकूल हो चुकी थी, अनुकूल हो चुकी थी। ठीक है, ये आपका हो गया उस प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर कि मैसूर के साथ ब्रिटिश कंपनी युद्ध करने के लिए अति उत्साहित क्यों थी। अब मेरा तीसरा सवाल कि लिखिए दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी की कार्य पद्धति, वर्किंग मेथड, दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी की कार्य पद्धति, दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी की कार्य पद्धति, दक्षिण भारत में ब्रिटिश कंपनी की कार्य पद्धति। लिखिए दक्षिण भारतीय राज्यों के आपसी फूट से, आपसी फूट से लाभ उठाना, लाभ उठाना, लाभ उठाना, आपसी फूट से लाभ उठाना तथा उनके ही सहायता से, उनके ही सहायता से, सहायता से उनको बारी बारी से, बारी बारी से या क्रमशः, क्रमशः पराजित करना, पराजित करना, पराजित करना। दक्षिण भारतीय राज्यों के आपसी फुट से लाभ उठाना, उठाना तथा उनके ही सहायता से, उनके ही सहायता से उनको बारी बारी से या क्रमशः, या क्रमशः पराजित करना। जैसे, जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 1792,
एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 1792, ठीक है, 1790 1792 में क्या हुआ? ब्रिटिश निजाम कर्नाटक अगेंस्ट मैसूर, अगेंस्ट मैसूर, बना लीजिए। जैसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, समय 1790 92, हुआ क्या? एक त्रिभुज बनाइए, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल। यहां रहेगा ब्रिटिश, यहां निजाम, यहां कर्नाटक, तीनों का अलायंस हो गया, तीनों का गुट, तीनों का अलायंस। और सामने कौन है? अकेले मैसूर, अकेले मैसूर। सामने कौन है? अकेले मैसूर। और हम क्या कहना चाहते हैं? उनके ही सहायता से, देखिए, उनके ही सहायता से उनको बारी बारी से या क्रमशः पराजित करना, यही तो हो रहा है। उनके ही सहायता से बारी बारी से पराजित करना। एकदम सटीक एग्जाम्पल हो गया। जो हमने कहा उसके लिए हमने एक सटीक एग्जाम्पल दे दिया, जो इस बात को क्या दर्शाता भी है। मैंने कहा आपसी फूट से, आप देख ही रहे हैं, आपसी फूट नहीं होता, आपसी फूट नहीं होता तो आप बताइए, ये चारों भारतीय राज्य हैं, सॉरी, ये तीनों भारतीय राज्य हैं, निजाम भी है, कर्नाटक भी है, सॉरी, और मराठे भी है, इसमें मराठे भी थे, इसमें मराठे भी थे, इसमें मराठे भी थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें मराठे भी थे। चार लोग हैं, मराठे हो गया, कर्नाटक हो गया, निजाम हो गया और ब्रिटिश हो गया। तो मैंने क्या कहा? आपसी फूट से ये चारों राज्य जो है, ये चारों राज्य जो है क्या है? भारतीय राज्य हैं। और चारों राज्यों को आप देख रहे हो कि अंग्रेजों ने क्या किया? इनके आपसी फूट से अलग कर दिया और उनमें से तीन को मिला लिया, एक को छोड़ दिया, तीन को मिला लिया, एक को छोड़ दिया, और पहले इसको पराजित किया, और इसको पराजित करने के बाद फिर क्या किया? मराठों का नंबर आ गया। और यही हमने लिखा है यहां पर। इज इट क्लियर है ना? यस, क्लियर है। तो ये हुआ दक्षिण भारत में मराठों की क्रिया, ब्रिटिश कंपनी की क्रिया पद्धति, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अब नंबर आता है एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि हैदर क्या चाहता है, हमने ये भी देख लिया कि ब्रिटिश कंपनी क्या चाहती है, क्यों चाहती है, कैसे चाहती है। तो आइए अब हम लोग उन घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के बीच हुआ। उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उन सब के बारे में अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए, आप अगला हेडिंग डालिए, आंग्ल मैसूर संघर्ष के विभिन्न चरण
विभिन्न चरण, आंग्ल मैसूर संघर्ष के विभिन्न चरण, विभिन्न चरण। इसमें सबसे पहले आप लीजिए प्रथम आंग्ल ऐसे मैसूर संघर्ष, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष लिख लिया। अब इसके सामने लिखिए ऐसे करके समय, समय यानी इसका टाइम लिखिए 1767 से लेकर 1769 तक, 1767 टू 1769 तक। दूसरा मुख्य पार्टी, मेन पार्टी, वार करने वाली, मैसूर और ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। उसके नीचे घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास, घटनाक्रम का विकास। ये तीसरा पॉइंट हो गया। देखिए लिखिए, अब इसमें लिखिए घटनाक्रम का विकास। उसमें सबसे पहला लिखिए, लिखिए वास्तव में, लिखिए वास्तव में प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष, वास्तव में प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष, वास्तव में प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति, मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित, मैसूर की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित ब्रिटिश कंपनी तथा दक्षिण भारतीय अन्य राज्य, दक्षिण भारतीय अन्य राज्य जैसे मराठे एवं निजाम, जैसे मराठे एवं निजाम के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ ब्रिटिश कंपनी ने मराठे निजाम के साथ मिलकर, मराठे एवं निजाम के साथ मिलकर एक मैसूर विरोधी मोर्चा का गठन कर लिया, एक मैसूर विरोधी मोर्चा का गठन कर लिया।
लेकिन हैदर ने कूटनीति का परिचय देते हुए मराठे तथा निजाम को ब्रिटिश कंपनी से अलग कर दिया और कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच अप्रैल 1769 में अप्रैल 1769 में हैदर अली एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच मद्रास की संधि हुई। अगला हेडिंग डालिए, मद्रास की संधि। अगला हेडिंग डालिए, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। इसके नीचे लिखिए समय। अप्रैल 1769 पार्टी हैदर तथा ब्रिटिश कंपनी प्रावधान, लिखिए प्रावधान। अब यहां लिखिए प्रावधान। नंबर 1, पहला नंबर 1, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस करने के लिए सहमति दिया। वापस करने के लिए सहमति प्रदान किया। नंबर 2, प्रावधान नंबर 2 लिखिए।
दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में भी, एक दूसरे के मामलों में भी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मामलों में भी हस्तक्षेप न करने का भी वायदा किया। हस्तक्षेप न करने का भी वायदा किया। हस्तक्षेप न करने का भी वायदा किया कि हम एक दूसरे के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप मेरे में नहीं करेंगे और मैं आप में नहीं करूंगा। पहला वार समाप्त हो गया। पहला वार समाप्त हो गया। और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा नंबर 1, इसमें समय की बचत होती है। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, समय अधिक लगेगा, शब्द सीमा भी क्रॉस होगा। ऐसे लिखने से फायदा होता है कि शब्द सीमा भी बचता है और समय का भी बचत होता है, और साथ में जो परीक्षक है उसको मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि चीजें दूर से दिखती है। चीजें दूर से दिखती है। अच्छा, संधि ये हो गया, समय ये हो गया, पार्टी ये हो गया, प्रावधान ये हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो परीक्षक होता है उसको लेबर नहीं करना पड़ता है और आपको नंबर वह दे देता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपने पहला जो वार देखा उसको बस इतना ही हम बताना चाहते हैं, बाकी चीजों को आपने लिख लिया है कि जिस तरह से हैदर की शक्ति बढ़ रही थी, जिस तरह से हैदर की शक्ति बढ़ रही थी, उसका प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत की जो अन्य शक्तियां थी, जैसे मराठे हो गए, जैसे निजाम हो गया, जैसे कर्नाटक हो गया, ये तीनों के तीनों परेशान हो गए। ये तीनों परेशान हो गए कि हैदर अली मैसूर को बहुत मजबूत बना रहा है, और जब मैसूर मजबूत होगा तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में घुसने का प्रयास करेगा। यहां से निकलेगा, यहां भी बढ़ सकता है, यहां भी बढ़ सकता है, यहां भी बढ़ सकता है। तो ये तीनों शक्तियां जो है डर गई, और यहां बंगाल को जीत करके अंग्रेज बैठे हुए हैं। बंगाल को जीत करके अंग्रेज बैठे हुए हैं। यहां वांडीवास को जीत करके अंग्रेज बैठे हुए हैं। वांडीवास को जीत करके अंग्रेज बैठे हुए हैं। अब देखिए, अंग्रेज यहां पर बंगाल को भी जीत लिया है, कर्नाटक को भी जीत लिया है। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तीनों के तीनों डरे हुए हैं, तो क्यों नहीं इनके डर से फायदा उठाया जाए, इनके डर से फायदा उठाया जाए। और फायदा कैसे उठेगा? जब ये तीनों डरे हुए हैं तो हम उनसे कहेंगे कि देखो भाई, जितना तुम लोग डरे हो उतना हम भी डरे हैं, तो एक काम करते हैं, हम चारों मिल जाते हैं और मिल करके मैसूर को समाप्त कर देते हैं और सबका डर समाप्त हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि दक्षिण भारत के राज्यों के डर से फायदा उठाया, और उसका परिणाम हुआ कि पहला वार हो गया। लेकिन हैदर भी कोई कम नहीं था। जब हैदर ने देखा कि मेरे सामने एलायंस पड़ा हुआ है, ये निजाम हो गया, ये मराठे हो गए, ये ब्रिटिश हो गया, तीनों हमारे अगेंस्ट में आ गए। हैदर ने देखा, तो हैदर ने क्या किया, मराठों से कहा कि भाई ये बताओ, हमारे में और तुम में क्या दुश्मनी है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम अंग्रेजों को साथ दे रहे हो? तुम एक काम करो, यदि तुम अंग्रेजों के साथ को छोड़ दोगे,
इस अलायंस से बाहर हो जाओगे तो हम तुमको धन देंगे, तुम कुछ धन ले लो और इस अलायंस को छोड़ दो। मराठे लालची थे। मराठों ने कहा ठीक है। फिर हैदर ने निजाम से कहा कि भाई आपको क्या चाहिए। निजाम ने कहा क्षेत्र, कुछ हमें क्षेत्र दे दो, जगह दे दो। हैदर ने कहा इट्स ओके, तुमको हम क्षेत्र देंगे। अब अंग्रेज अकेले हो गए और जैसे अंग्रेज अकेले हुए हैदर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या हुआ, अंग्रेज परेशान हो गए। अंग्रेज सोचे भी नहीं थे कि हैदर ये भी कर सकता है। और बता दें आपको बच्चों, जो मद्रास की संधि हुई है ना, उसका मांग हैदर ने नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, मद्रास की संधि का मांग ब्रिटिश कंपनी ने किया था। हैदर ने मांग नहीं किया था। और ध्यान रखना, ये पहला ऐसा संधि है अंग्रेज और भारतीय राज्य के बीच में जो किस पर, समानता पर हुआ था। पहला ऐसा संधि है मद्रास की जिसमें एक और अंग्रेज हो गए और दूसरी ओर मैसूर हो गया। इन दोनों के बीच जो संधि हुआ था, ऐसे हुआ था समानता पर, ऐसे नहीं, ऐसे तुम ये छोड़ो हम ये छोड़ेंगे, तुम ये करो हम ये करेंगे। ये हैदर की जीत थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अमन ने सवाल पूछा है, अमन ने सवाल किया है कि जो वांडीवास का वार है वो क्या है। अमन, आप लगता है कि पहले से क्लास ज्वाइन नहीं किए थे क्या? अमन, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो आई वांट टू नो कि क्या आपने बीच में क्लास ज्वाइन किया है? अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास है। आई एम वेरी सॉरी। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं अमन, कि हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। ठीक है, और नंबर आपके पास नहीं होगा तो आप नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है मेरा 7834899503। ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिए और आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, आप इस ग्रुप से जुड़ जाइए, पहला काम। इसके बाद, ठीक है, अच्छा आप हैं, हाँ, जुड़ जाइए इसमें। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक कहावत है कि जब उठो तभी सवेरा, जब से उठो तभी सवेरा, यानी कि जो छूट गया है उसको छोड़ दीजिए। आप ये मानकर क्लास में बैठिए कि आज से ही क्लास शुरू हुआ है, इसको मानकर चलिए। और जो छूट गया है, बहुत अधिक नहीं छूटा है, जो छूट गया है, ठीक है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप में जो अन्य बच्चे हैं उनसे आप इंटरेक्शन कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए और उनके पास जो नोट्स है वो सारा नोट्स आपको बच्चे दे देंगे। क्योंकि देखो, ये कोई जीएस का क्लास नहीं है। ठीक है, ये कोई जीएस का क्लास नहीं है, ये ऑप्शनल है। और जीएस की अपेक्षा जो ऑप्शनल होता है उसमें हम लोगों का संबंध जो होता है बहुत मजबूत होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जीएस है,
तो जीएस में कई सेगमेंट होता है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस टेक है। तो उसमें एक बच्चे का जो स्नेह होता है, इमोशन होता है, वह कई टीचरों के बीच बट जाता है। लेकिन ऑप्शनल में क्या होता है कि हमारा आपका इमोशन बटता नहीं है, क्योंकि हम अकेले हैं, आप अकेले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग का संबंध बहुत मधुर होता है, ध्यान दीजिएगा। और सफलता में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल भी होता है। तो अमन, एक काम करो, आप इस व्हाट्सएप से जुड़ जाओ और जितना नोट्स छूटा हुआ है वो सब आपको हम बच्चों से दिलवा देंगे, मेरे पास वो भी आपको दे देंगे, नंबर 1। और जहां जहां आपको दिक्कत होगी तो आप एक काम करना, इस व्हाट्सएप पर अपना समस्या को टाइप करना, लिखना कि सर मुझे बंगाल में ये पलासी के वॉर समझ में नहीं आया, उसका उत्तर हम पर्सनली आपको दे देंगे। अमन, जो भी आप प्रश्न लिखोगे उस प्रश्न का पर्सनली उत्तर आपको हम अलग से देंगे, क्योंकि आपका क्लास छूटा हुआ है, इसलिए डोंट वरी, ठीक है ना। सबसे पहले व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स को घर पर पढ़ो और जहां समस्या आएगी सीधे उसी समय टाइप करो, उसी समय टाइप करो और 2 घंटा के अंदर उसका उत्तर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, जब मुझे समय मिलेगा, ठीक है। इसलिए डोंट वरी, ठीक है ना। देखो, मुझे सब पर ध्यान होता है। मेरा उद्देश्य शुरू से रहता है कि जो बच्चा तेज है वो तो है ही, जो बच्चा अभी बिगनिंग किया है उसको भी हम सोचते हैं कि वह बच्चा वहां तक पहुंच जाए, ठीक है, राइट। और हां अमन, दूसरी बात यह है, ध्यान रखना कि आपको इतिहास के लिए बीए और एमए दोनों का इग्नू का नोट्स लेना है। इग्नू का नोट्स आपको ले लेना है, इग्नू का नोट्स भी आपको खरीदना होगा, ध्यान देना। बीए का और एमए का आपके पास इग्नू का नोट्स होना चाहिए। आप उसे 2-3 दिन में ले लो और फिर हम बताएंगे उसको कैसे पढ़ना, उसको कैसे पढ़ना होगा, ठीक है। पहले आप नोट्स को ले लो, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला हेडिंग डालिए आप, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है। प्रियंका गुप्ता, यू आर नॉट हियर। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका तो है, प्रियंका वर्मा तो है। प्रियंका गुप्ता, आज क्लास में तुम नहीं हो क्या? बाजुरा, अच्छा अच्छा, मैसूर, बाजुरा, ठीक है बाजुरा, बहुत दिन के बाद, ठीक है। चलो, द्वितीय आंग्ल, सॉरी 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 मैसूर है, मैसूर है, देखो। अच्छा, मुझे बाजुरा ने याद भी दिलाया लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं किया देखो, ऐसे ही गलती होता है, समझे, ऐसे ही गलती होता है। बाजुरा ने मुझे याद दिलाया, मैसूर लिखा, लेकिन फिर भी मैं बाजुरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया ठीक है, राइट, मैसूर, ठीक है। अब यहां लिखिए, समय यानी
पीरियड पीरियड 1780 से 84, 1780 से 84 पार्टी ब्रिटिश कंपनी तथा हैदर अली घटनाक्रम का विकास घटनाक्रम का विकास। ठीक है, यानी हम लोग बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष। इसका समय क्या होगा? 1780 से 84। यह वार किसके बीच में हुआ? मुख्य पार्टी क्या क्या है? एक और ब्रिटिश कंपनी और दूसरी ओर हैदर अली यानी मैसूर। तीसरा पॉइंट है घटनाक्रम का विकास। तो आइए हम लेते हैं घटनाक्रम का विकास। घटनाक्रम का विकास। सबसे पहले एक मैप बनाइए, एक मैप। यहां पर है माहे, यहां पर माहे है, माहे 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 जो कि एक फ्रांसीसी कंपनी का बंदरगाह है, माहे जो है वह फ्रांसीसी कंपनी का बंदरगाह है। और यहां पर है श्रीरंगपट्टनम यहां पर है श्रीरंगपट्टनम। और यहीं पर मंगलौर है। और यहीं पर है मंगलौर, कर्नाटक में मंगलौर हो गया। ठीक है, ये जो है वह मैसूर की राजधानी है, ये मैसूर की राजधानी है। श्रीरंगपट्टनम जो है वह मैसूर की राजधानी है। ये मंगलोर हो गया, ये माहे हो गया, ये माहे हो गया। अब देखिए मामला कैसे बिगड़ता है। देखिए मामला कैसे बिगड़ता है, लिखिए जुलाई 1776 में, जुलाई 1776 में पहला पॉइंट होगा घटनाक्रम के विकास में। पहला पॉइंट जुलाई 1776 में अमेरिकी वासियों के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध अपना स्वतंत्रता संग्राम
अपना स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दिया गया। अपना स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कर दिया गया। और इस संग्राम में और इस संघर्ष में फ्रांस ने भी अमेरिकी वासियों को अपना समर्थन दिया। फ्रांस ने भी अमेरिकी वासियों को अपना समर्थन दे दिया। दूसरा पॉइंट, घटनाक्रम के विकास में दूसरा पॉइंट, भारत में हैदर अली तथा फ्रांसीसियों के बीच भारत में हैदर अली तथा फ्रांसीसियों के बीच भी संबंध बढ़ रहे थे। भारत में भी हैदर अली तथा फ्रांसीसियों के बीच संबंध भी बढ़ रहे थे, जिसको ब्रिटिश कंपनी भारत में अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल नहीं मानती थी। जिसको ब्रिटिश कंपनी भारत में अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुकूल नहीं मानती थी, क्योंकि मैसूर और फ्रेंच कंपनी का ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध एक मोर्चा का गठन हो सकता था। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध एक मोर्चा का गठन हो सकता था। संभव था। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश कंपनी ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए मालाबार के तट पर स्थित फ्रेंच बंदरगाह माहे पर आक्रमण कर दिया।
क्योंकि इस बंदरगाह के द्वारा, क्योंकि इस बंदरगाह के द्वारा हैदर अली को, क्योंकि इस बंदरगाह के द्वारा हैदर अली को, इस बंदरगाह के द्वारा हैदर अली को फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त हो सकता था, फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त हो सकता था, फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त हो सकता था। परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत हो गई, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत हो गई, द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर संघर्ष की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, घटनाक्रम में अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, हैदर अली ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया, अर्काट पर अधिकार कर लिया। इसी बीच नवंबर 1781 में, इसी बीच नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो, ऐसे लिखिए, पोर्टो नोवो के युद्ध में, नवंबर 1781 में पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी सर आयरकुट से पराजित हुआ, सर आयरकुट से पराजित हुआ, सर आयरकुट से पराजित हुआ। लेकिन फिर भी ब्रिटिश कंपनी का प्रतिरोध करता रहा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश कंपनी का प्रतिरोध करता रहा, लेकिन फिर भी ब्रिटिश कंपनी का प्रतिरोध करता रहा। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट लिखिए। दिसंबर 1782 में, दिसंबर 1782 में, दिसंबर 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई, हैदर की मृत्यु हो गई। लेकिन योग्य पिता का योग्य संतान, लेकिन योग्य पिता का
योग्य पिता का योग्य संतान टीपू सुल्तान। लेकिन योग्य पिता का योग्य संतान टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। इसी बीच टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी के बीच टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी के बीच मैंगलोर की संधि हुई। मैंगलोर की संधि हुई। और युद्ध समाप्त हो गया। अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग और लास्ट आज का, मैंगलोर की संधि। यहां लिखिए ऐसे करके, समय मार्च 1784, समय मार्च 1784। पार्टी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी। नीचे प्रावधान लिखिए, बस 2 प्रावधान है, बस इसके बाद छुट्टी कर देते हैं। लिखिए, सबसे पहला प्रावधान, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस करने का वायदा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस करने का वायदा किया। नंबर 2, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। और आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ। ठीक है, और आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ। और इस टॉपिक का जो शेष भाग है उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। और इधर तो कई दिन छुट्टी भी है, मेरे पास मैसेज आया भी है छुट्टी के लिए। दीपावली से लेकर छठ के बीच में कई जो है क्या कहते हैं छुट्टी है। तो अब उसी में दीपावली भी है, भैया दूज भी है, गोवर्धन पूजा भी है, कई छुट्टी है। लेकिन जिस दिन क्लास नहीं रहेगा वो पता चल जाएगा, मैं भी आपको बता दूंगा। अभी तो क्लास चलेगा। तो ठीक है बच्चों, हम लोग विदा लेते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बी सेफ एंड डू लेबर। थैंक यू।